हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, कंप्यूटेक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में आज हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। 2 और 3 वीडियोस में मैं ये टॉपिक कवर करूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके इन डेप्थ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में वो क्या क्या टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ। तो हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या होती है, और क्या क्या मैकेनिज्म यानी क्या क्या ये यूज करते हैं, प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है, कमांड इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल क्या होता है। कुछ कॉमनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे कि यूनिक्स, विंडोज, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में हमें क्या पता चलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को। जैसे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हो गए, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। उनको कंट्रोल करने का काम किसका रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। और एक ये इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो ये इसका मेनली काम यही रहता है कि इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा यूजर और हार्डवेयर के बीच में। और साथ ही साथ ये क्या करता है, एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बताता है? मेक अ कंप्यूटर सिस्टम इजियर टू यूज, यानी कि ये कंप्यूटर को ऐसा बना देता है कि यूज करना काफी इजी हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि यूज करना इजी कैसे हो सकता है? तो उसमें एक्चुअली क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड कर देता है उन डिटेल्स को जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज की होती है या प्रोग्रामर की होती है, और जो अदर यूजर्स की होती है, जो कि हमारे लिए मतलब यूजफुल नहीं है, हम बोल सकते हैं कन्वेनियंट हमारे लिए नहीं है। तो उनको वो हाइड कर देता है। और जो हमारे लिए यूजफुल होती है, यानी कि जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है हमारा और सिस्टम का, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, चाहे प्रोग्राम हो, के प्रॉब्लम को सोल्व करना हो या कुछ भी हो, तो वो डायरेक्टली हमें कन्वेनियंस वे प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। जैसे कि कुछ ग्रांट लेना हो, कोई रिसोर्स की रिक्वेस्ट लेनी हो, अकाउंटिंग को मैनेज करना हो, कोई परफॉर्मेंस है उसको मैनेज करना हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान रखना हो, तो ये सब सारी चीजें कौन करता है? ये रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये इसके मेनली गोल होते हैं। अब अगर मैं इसके आर्किटेक्चर की बात करूं तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हमारी नीड होती है हार्डवेयर की। उसके बाद उस हार्डवेयर में इंस्टॉल होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए जैसे यूजर फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट होता है, जिसमें हमें इनबिल्ट एप्लीकेशंस मिलती है, जिनको हम एक्सेसिबल डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है वो एप्स, जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है हमें। जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो इनके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। एंड द लास्ट जो यूजर इन सबको यूज करता है, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स हाइड द डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर फ्रॉम द प्रोग्रामर। यानी कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही ये बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल्स को हाइड कर लेता है, हार्डवेयर की डिटेल्स को हाइड कर लेता है प्रोग्रामर से। एंड प्रोवाइड द प्रोग्रामर विद कन्वेनियंट इंटरफेस फॉर यूजिंग द सिस्टम। और ऐसा कन्वेनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूजर को, जो यूजर काफी फ्रेंडली फील करे जिसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके मेन फंक्शंस की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज, यानी कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो मेनली यहाँ पर 5 फंक्शन कैटेगराइज्ड किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या रहता है? जैसे कि ये क्या ध्यान रखता है, ये एक्चुअली ये ध्यान रखता है कि कौन सी प्रोसेस क्रिएट हुई है, प्रोसेस का क्रिएशन क्या है, डिलीशन क्या है, डिलीशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस, क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस, शेड्यूल ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है उनका शेड्यूलिंग क्या होएगा। तो ये सब चीजें किसके अंडर आती है? प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आती है। अगर मैं बात करूं मेमोरी मैनेजमेंट की, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या ध्यान रखता है? इट टेक्स केयर ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। यानी कि मेमोरी का जो स्पेस है उसको एलोकेट करना, उसको डी एलोकेट करना,
ये सब काम किसके अंडर आते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में यानी कि जो फाइल से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, फाइल्स को स्टोर करना, रिट्राइव करना, नेमिंग करना, शेयरिंग करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना फाइल्स को, तो ये सब चीजें किसके अंडर आती है? फाइल मैनेजमेंट के अंडर आती है। नेक्स्ट इसमें है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो ओएस हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है, नॉर्मली सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी मॉड्यूल का एक्चुअली काम क्या रहता है? प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज हो गया, यानी कि रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है उनको सिक्योर करने का काम करता है। जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस आता है उन सबसे बचाने का काम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी का काम ये रहता है। लास्ट इसमें आता है कमांड इंटरप्रिटेशन। तो कमांड इंटरप्रिटेशन क्या करता है? इट टेक्स केयर ऑफ इंटरप्रेटिंग यूजर्स कमांड, यानी कि जो यूजर कमांड देता है उनको इंटरप्रेट करने का काम रहता है। डायरेक्ट करता है सिस्टम को, सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको डायरेक्ट करने का काम करता है, उनको कमांड देता है। तो ये सब काम किसका रहता है? कमांड इंटरप्रिटेशन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक फंक्शनैलिटी इसके अंडर ये आता है। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक आता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स करनी हो तो उनके क्या क्या पैरामीटर्स रहते हैं, तो वो पैरामीटर कौन से हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जिसमें कि फर्स्ट पैरामीटर आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट कॉन्सेप्ट क्या बताता है? अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना काम कंप्लीट हो पा रहा है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ थ्रूपुट से हम इसे चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टर्न अराउंड टाइम की, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। ये क्या एक इंटरवल टाइम होता है? कौन सा इंटरवल टाइम है ये? किस किस के बीच का इंटरवल टाइम है? इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ जॉब, यानी कि जब मैंने जॉब को सबमिट किया तब का टाइम, तब से लेके एंड सबमिशन ऑफ जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब, यानी कि जॉब को सबमिट से लेके कंप्लीशन होने तक कितना टाइम लगा है उसे मैं टर्न अराउंड टाइम को टर्न अराउंड टाइम बोलूंगी। तो ये कॉन्सेप्ट टर्न अराउंड टाइम का होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रिस्पॉन्स टाइम, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या बताता है? ये भी एक इंटरवल ही है, बट किस किस के बीच का है वो हम डिस्कस करते हैं। इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। इसमें क्या बता रहा है कि इंटरवल कौन सा है? जब भी हमने जॉब सबमिट करी फॉर प्रोसेसिंग पर्पज के लिए, to the time the first response for the job is produced by the system, यानी कि फर्स्ट टाइम जो जॉब रिस्पॉन्स हुई है उस टाइम तक जो भी हमारा टाइम इस पे चला है वो इसका क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रोसेस मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है? प्रोसेस का मतलब क्या रहता है? नॉर्मली प्रोसेस यानी कि हम जॉब भी बोल सकते हैं, जिसका नाम क्या है? यानी कि कोई भी जॉब जो एग्जीक्यूशन में है उसे हम क्या बोलेंगे? कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रोसेस ही बोलेंगे। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव एक्चुअली क्या रहता है? प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या रहता है? ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द प्रोसेस सबमिटेड टू अ सिस्टम इन अ मैनर टू मिनिमाइज आइडल टाइम ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या रहता है? ये ऐसे काम मैनेज करती है कि जो भी हमारा सीपीयू का, जो भी हमारा प्रोसेसर है उसके टाइम को हम मिनिमाइज कर पाए, यानी कि मोर एंड मोर सीपीयू से यूटिलाइज कर पाए, यानी कि सीपीयू खाली ना बैठे, आई इनपुट आउटपुट सीपीयू खाली ना बैठे। तो हमें मेनली ये ध्यान रखना होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट यही काम इसके अंदर करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक आता है प्रोसेस मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन अर्ली सिस्टम, यानी कि अगर हम पुराने सिस्टम्स की यानी कि स्टार्टिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होता था वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैनुअली लोडिंग मैकेनिज्म फॉलो होता था। इसका प्रोसीजर क्या है एक्चुअली? जॉब्स वर मैनुअली लोडेड वन आफ्टर अनदर इन अ कंप्यूटर बाय द कंप्यूटर ऑपरेटर। तो जो भी सिस्टम को ऑपरेट करने वाला बंदा या कोई भी यूजर होता था, वो यूज करने वाला पर्सन, तो वो क्या करते थे? वन बाय वन मैनुअली एक एक जॉब को एंटर करते थे। तो ठीक है, एक जॉब कंप्लीट होगी फिर दूसरी फिर तीसरी, फिर इस वे में जॉब को मैनुअली लोड करते थे। नेक्स्ट इसमें बैच प्रोसेसिंग मैकेनिज्म, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा बैच का काम क्या है। तो बैच ऑफ जॉब्स वो सबमिटेड टुगेदर टू द कंप्यूटर एंड जॉब टू जॉब ट्रांजिशन was done automatically by the operating system। तो इसमें क्या रहता है? बैचेस, यानी कि बोल सकते हैं कि रिलेटेड जॉब्स का, रिलेटेड फाइल्स का जो कलेक्शन है उनको एक बैच में डाल के
एग्जीक्यूट किया जाता था और जॉब टू जॉब ट्रांजिशन होती थी और वन बाय वन सारे ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते थे उनके टास्क विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है? बैच प्रोसेसिंग के अंदर, जिसके अंदर रिलेटेड फाइल्स का इकट्ठा बैच बनाया जाता था और उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। काफी रेयर यूज होता है अब ये, हम बोल सकते हैं ना बराबरी से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, जिसे हम JCL भी बोलते हैं। तो ये क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, कंट्रोल लैंग्वेज है, यानी कि जॉब को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये क्या करता है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स वर यूज टू फैसिलिटेट जॉब लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी कि कौन सी जॉब लोड होगी, कौन सी अनलोड होगी, ये सब काम किसका रहता है? JCL का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बोथ मैनुअल लोडिंग में या बैच प्रोसेसिंग में, तो उसके अंदर जॉब कैसे होती है? देन जॉब्स आर लोडेड इनटू अ सिस्टम एंड प्रोसेस वन एट अ टाइम, यानी कि चाहे मैनुअली ले लो चाहे बैच ले लो, तो जॉब है ना वन आफ्टर अनदर चलती है, यानी कि वन एक कंप्लीट होगी फिर दूसरी आएगी। एंड वंस द जॉब इज लोडेड अ जॉब रिमेन्स इन मेमोरी अंटिल इट एग्जीक्यूशन, यानी कि एक बार जॉब मेमोरी के अंदर लोड CPU के अंदर आ चुका है तो पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद ही बाहर निकलेगा। अगर इन केस उसे CPU के इनपुट आउटपुट के बीच में नीड होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? CPU उस टाइम खाली बैठ जाएगा। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक था मैनुअल और बैच में। तो उसमें क्या था? या तो जॉब एक बार एंट्री करे तो पूरा एग्जिट होके ही निकलेगी। तो उसके लिए इन केस अगर CPU भी खाली बैठा है, क्योंकि उसने अपनी जॉब को इनपुट आउटपुट में भेज दिया और CPU खाली बैठा है, तो वो उसको सेकंड जॉब को नहीं ले सकता, क्योंकि उसे फर्स्ट जॉब पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो उस केस में CPU हमारा आइडल रह रहा था, जो कि काफी मेजर ड्रॉबैक था। CPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन वहां पर नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में हम यूनिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यूनिक प्रोग्रामिंग सिस्टम मॉडल क्या करता है? इसके अंदर क्या रहता है एक्चुअली? इन विच ओनली वन जॉब इज प्रोसेस्ड एट अ टाइम एंड ऑल सिस्टम रिसोर्सेज आर अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फॉर द जॉब अंटिल इट्स कंप्लीशन। तो इसमें क्या रहता है? ओनली एक जॉब प्रोसेस होएगी एक टाइम पे, और उसके अलावा जो भी रिसोर्सेज है वो अवेलेबल रहेंगे जब तक हमारी जॉब कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक। तो आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, मेमोरी के अंदर हमारी एक ही कोई यूजर की जॉब रखी हुई है और वो CPU को अलॉट हो रही है। CPU इसको पूरा एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद ही दूसरी जॉब आएगी और उसको एग्जीक्यूट करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। अब अगर मैं बात करूं मल्टी प्रोग्रामिंग की, तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? यूनिक प्रोग्रामिंग में क्या है? मेरी मेन मेमोरी के अंदर एक ही जॉब आ रही है। मल्टी प्रोग्रामिंग में इसके अंदर काफी सारी जॉब आ जाएगी, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। तो यही मेन डिफरेंस इसके अंदर रहता है। इसमें क्या लिखा है? इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स बाय अ कंप्यूटर। तो इसके अंदर ये चीजें आती है। काफी जॉब्स इसके अंदर एक मेमोरी के अंदर स्टोर हुई होती है। इसके टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स इसके होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं मेनली, या तो फिक्स टास्क को परफॉर्म करे या वेरिएबल टास्क को परफॉर्म करे, जो कि हमें नाम से भी समझ में आ रहा है। फिक्स टास्क का मतलब यानी कि फिक्स नंबर ऑफ जॉब ही इसके अंदर आएगी। जैसे कि अगर मैं ये वाली एग्जीक्यूशन कर रही हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग में, अगर मैं इसको फिक्स्ड टास्क में अलॉट कर देती हूँ, तो अगर मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पे 4 ही जॉब आएगी तो 4 ही आएंगी। अगर मैं MVT की बात करूं, वेरिएबल लेंथ की बात करूं, तो यहाँ पर कितनी भी जॉब आ सकती है और वो अलग अलग जो बात करें कि अलग अलग वेरिएबल लेंथ की, वेरिएबल टास्क की, वेरिएबल नंबर ऑफ जॉब, यानी कि कितनी भी जॉब इसके अंदर आ सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहता है। और अगर नेक्स्ट लास्ट में इसमें लिखा है जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है, तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच जॉब रिसाइडिंग साइमल्टेनियसली इन द मेन मेमोरी इज नोन एज मेमोरी पार्टीशन। तो इसमें क्या है? एग्जांपल में ओनली एक ही मेमोरी पार्टीशन है। अगर मैं इनकी और डिवाइड कर दूंगी तो उन्हें मैं क्या बोलूंगी? उन्हें मैं मेमोरी पार्टीशन ही बोलूंगी। ठीक है। नेक्स्ट जॉब कौन कौन सी होती है एक्चुअली हम बात करें तो CPU बाउंड की जॉब होती है, एक इनपुट आउटपुट बाउंड की जॉब होती है। तो CPU बाउंड की जॉब क्या बताता है? CPU बाउंड मोस्टली परफॉर्म कंप्यूटेशनल विद लिटिल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि CPU बाउंड की अगर कोई जॉब है तो वो CPU की फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करेगी। अगर इनपुट आउटपुट बाउंड की कुछ है तो वो इनपुट आउटपुट बाउंड को परफॉर्म करेगी। तो CPU बाउंड का एक्चुअली मेनली यूज कहाँ होता है? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पज के लिए मोस्टली इसका यूज होता है। एंड इनपुट आउटपुट नॉर्मली कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसे हम यूज करते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया, यूनि प्रोग्रामिंग में हमने अभी देखा कि ओनली एक ही जॉब थी उसके अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में कितनी सारी जॉब्स है, और जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है वो जॉब 2 एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने आपको क्या बताया, 2 और मोर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स बाय ए कंप्यूटर आर इंटरलीव्ड इन अ मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी के अंदर 2 और 3 जॉब्स रिसाइड रहती है और वन बाय वन उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। और यूनि प्रोग्रामिंग में हमने क्या देखा, यूनि प्रोग्रामिंग में सीपीयू इज आइडल। सीपीयू आइडल हो जाता है, कब आइडल हो जाता है, जब कोई जॉब सीपीयू को अलॉट हो रखी है और वही जॉब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की डिमांड कर लेती है, उस टाइम पे सीपीयू आइडल हो जाता है। तो इसका काफी ये ड्रॉबैक भी रहता है। इसका अगर मैं स्टेट डायग्राम की बात करूं, मल्टी प्रोग्रामिंग की स्टेट डायग्राम की, तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे, कौन कौन सी जॉब मेन मेमोरी के अंदर डिसाइड करती है, वो कौन कौन सी जॉब रहती है इसके अंदर। तो और सारी की सारी जॉब जो रिसाइड रहती है मेन मेमोरी के अंदर, उनकी क्या क्या स्टेट्स होती है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसमें पहले आता है रेडी स्टेट, ठीक है, फिर आता है रनिंग स्टेट, एंड द लास्ट वन इज अ ब्लॉक स्टेट। तो हमें हमें यहाँ पर ब्लॉक स्टेट क्या बताता है, अगर कोई रनिंग एग्जीक्यूशन है, रनिंग जो कोई भी जॉब है, उसे इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं रेडी स्टेटमेंट की, तो ये क्या करता है, ये रेडी वेट कर रहा है कि मेरे रनिंग में नंबर कब आएगा, यानी कि मुझे सीपीयू कब मिलेगा। और रनिंग कौन सा होता है, जो जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। रेडी का मतलब क्या है, जॉब रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, मल्टी प्रोग्रामिंग का है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या क्या होती है वो हम यहाँ देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, क्या क्या है एक्चुअली इसकी, तो इसमें फर्स्ट आता है लार्ज मेमोरी की हमें नीड होती है। अगर मैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को यूज कर रही हूँ तो मुझे मेमोरी की नीड ज्यादा होगी, ताकि मैं यूजर प्रोग्राम ज्यादा उसमें डाल सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेमोरी प्रोटेक्शन। तो मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या करता है, दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट ए जॉब फ्रॉम चेंजिंग अनदर जॉब प्रोग्राम डेटा। यानी कि क्या काम करता है एक्चुअली ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट जॉब फ्रॉम चेंजिंग अनदर जॉब। नॉर्मली ध्यान रखेगा कि जॉब जब चेंज हो रही है तो अनदर जॉब में प्रोग्राम में जो डेटा जा रहा है, तो प्रोटेक्शन प्रॉपरली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को प्रिवेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सब इसके अंदर ध्यान रखता है। नेक्स्ट मैं इसमें बात करूं जॉब स्टेटस प्रिजर्वेशन की, तो जॉब स्टेटस प्रिजर्वेशन क्या बताता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में जब भी रनिंग जॉब एक ब्लॉक जो भी स्टेट में चली जाती है, तो सीपीयू खाली बैठ जाता है उस टाइम। ठीक है, तो सीपीयू खाली बैठ जाएगा और अनदर और इसमें क्या रहता है, एंड इट गिव्स टू अनदर जॉब दैट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। यानी कि सीपीयू एक टाइम तो खाली बैठ गया, यानी कि या तो सीपीयू खाली बैठेगा अगर मैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रही हूँ, और अगर मैं मल्टी टास्किंग को यूज कर रही हूँ तो सीपीयू को दूसरी जॉब अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो जो ब्लॉक्ड जॉब होती है रिज्यूम करती है, यानी कि एक टाइम बाद वो फिर से एक्टिव होएगी इट्स एग्जीक्यूशन को, तो तब उस टाइम दिस रिक्वायर्स प्रिजर्विंग द जॉब्स कंप्लीशन स्टेटस, यानी कंप्लीट स्टेटस इंफॉर्मेशन when CPU is taken away from it, and restoring this information back before CPU is given it to it again। यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है, सपोज कि जॉब 1 एग्जीक्यूट हो रही है और जॉब 1 को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, जैसे ही जॉब 1 को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पे स्विच कर गया उसने, स्विच कर दिया उसने, तो सीपीयू उस टाइम खाली बैठ गया। तो सीपीयू ने क्या किया, सीपीयू ने जॉब 2 ले लिया। बट जब सीपीयू ने इनपुट आउटपुट को जॉब 1 रेफर किया, तो उस टाइम सीपीयू के पास एज ए रिकॉर्ड स्टोर हो गया जॉब 1 का, कि उसने कितना कंप्लीशन किया है, कितना उसका पेंडिंग रहता है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम वो आएगी जॉब 1, तो उसी से सीपीयू वापस वहीं से स्टार्ट कर देगा। तो जो भी सीपीयू ने स्टोर किया है डेटा, तो स्टोर करने की मैकेनिज्म जो हम बोलते हैं, जो मेंटेन करने की मैकेनिज्म है, उसे हम बोलते हैं पीसीबी, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसके अंदर एक प्रोसेस की एक जॉब की पूरी डिटेल आती है। तो पीसीबी का काम क्या रहता है, जो भी हमारी जॉब इनपुट आउटपुट के लिए गई थी उसका सारा डेटा सीपी के पास स्टोर है, कि कितना कंप्लीट हुआ, क्या क्या कंप्लीट हुआ, कितना पेंडिंग रहता है, और उस प्रोसेस की आईडी क्या थी, उसकी स्टेट क्या थी, उसका काउंटर क्या था, सीपीयू रजिस्टर
रजिस्टर्स कौन कौन से थे इसमें, अकाउंटिंग एंड शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, इनपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें सीपीयू उसके अंदर स्टोर कर लेता है। और जब नेक्स्ट टाइम जॉब वन फिर से आएगी तो पीसीबी से क्रॉस चेक करके वहीं से उस जॉब को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये जॉब स्टेटस प्रिजर्व होता है, यानी कि जितनी जॉब हमारी कंप्लीट हुई थी उसके स्टेटस को प्रिजर्व कर लेगा विद द हेल्प ऑफ पीसीबी। ठीक है, ये काम इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट आता है प्रॉपर जॉब मिक्स। प्रॉपर जॉब मिक्स का मतलब क्या है? Proper mix of input output and CPU job is required to overlap the operation of CPU and input output devices efficiently। यानी कि अगर सीपीयू और इनपुट आउटपुट एक दूसरे के जो भी इसके जॉब्स है उनको ओवरलैप करना चाहते हैं तो वो इफेक्टिवली ओवरलैप कर सके। इफ ऑल लोडेड जॉब नीड्स इनपुट आउटपुट एट द सेम टाइम, सीपीयू विल अगेन बी आइडल। यानी कि अगर कभी कोई ऐसा केस आ जाए कि ओवरलैपिंग का इशू आ जाए तो उन्हें यहाँ पर अलाउ किया जाता है मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग मैनर में इसमें काम किया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है कि प्रॉपर जॉब मिक्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या रहता है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इसकी अलग अलग एल्गोरिदम्स होती है। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि कौन सी जॉब कब एग्जीक्यूट होगी, क्या क्या प्रियोरिटी है, क्या क्या शॉर्टेज जॉब, यानी कि जो भी इसके एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया जाता है इसको। यानी कि ये शेड्यूल करता है कि कौन सी जॉब कब एग्जीक्यूट होएगी, किस जॉब का नंबर है, किस जॉब का नेक्स्ट नंबर है, किस जॉब का फर्स्ट नंबर है। ये सब चीज किसके अंदर आती है? सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर आती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम बात करें, मल्टीटास्किंग सेम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग के जैसा ही। कुछ ऑथर्स जो होते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग फॉर मल्टी यूजर सिस्टम नाम देते हैं इसे, और कुछ मल्टीटास्किंग फॉर सिंगल यूजर नाम देते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग फॉर मल्टी यूजर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर इसका मतलब क्या रहता है? सिस्टम दैट आर यूज साइमल्टेनियसली बाय मैनी यूजर सच एज मेन फ्रेम और सर्वर। यानी कि मल्टी यूजर का मतलब क्या हो गया? सिस्टम जो साइमल्टेनियसली काफी जो मैनी यूजर्स जो यूज करते हैं, लाइक अ मेन फ्रेम हो गया, सर्वर हो गया। और अगर मैं बात करूं उसका अल्टरनेट नेम जो है मल्टीटास्किंग का, मल्टीटास्किंग फॉर सिंगल यूजर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या रहता है? सिस्टम्स दैट आर यूज्ड बाय ओनली वन यूजर एट अ टाइम। यानी कि एक टाइम पे एक ही यूजर इसके अंदर एग्जीक्यूशन करेगा, यानी कि फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब हमें ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है, इवन इन अ सिंगल यूजर सिस्टम इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सिस्टम प्रोसेस ओनली वन जॉब एट अ टाइम। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिंगल यूजर सिस्टम में ये रिक्वायर्ड नहीं है कि जो सिस्टम प्रोसेस है जो ओनली वन ही जॉब को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। इनफैक्ट जो भी हमारा सिंगल यूजर सिस्टम रहता है, मल्टीटास्क जो मल्टीपल टास्क बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम, यानी कि सिंगल यूजर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एक टाइम पे एक ही करेगा। सिंगल यूजर भी एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बताता है, जो मल्टीटास्किंग से रिलेटेड अगर हम देखें तो इसको, तो मल्टी प्रोग्रामिंग इज इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल जॉब्स। यानी कि ये क्या क्या करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है, किसके अंदर? मल्टी यूजर के अंदर। जबकि मल्टीटास्क का काम क्या रहता है? ये भी मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है, बट किसके अंदर? सिंगल यूजर के अंदर करता है। तो यही एक्चुअली मेन डिफरेंस इसके अंदर रहता है मल्टी टास्किंग के अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था मल्टी टास्क के अंदर। अब अगर मैं बात करूं मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो इसके बारे में हम देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। तो दोस्तों पहले देखते हैं थ्रेड्स एक्चुअली क्या होते हैं। थ्रेड्स आर अ पॉपुलर वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। यानी कि मोस्टली थ्रेड का काम क्या रहता है? एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम थ्रेड का ही रहता है। जैसे कि अगर बात करें जॉब्स या प्रोसेस की, तो हर एक जॉब के पास उसका खुद का प्रोग्राम काउंटर होता है, उसका खुद का रजिस्टर होता है, उसका खुद का स्टैक होता है और उसका खुद का एड्रेस
स्पेस भी होता है। और अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड की, तो थ्रेड की फैसिलिटीज की, तो बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन ही थ्रेड होता है। यानी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन की बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ अभी प्रोसेस की मैंने बात की, तो प्रोसेस में क्या था, प्रोग्राम काउंटर खुद का था, रजिस्टर खुद का था, स्टैक खुद का था, मेमोरी खुद की थी। बट थ्रेड में कैसे होता है, ईच थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर खुद का होएगा, रजिस्टर भी खुद का होएगा, स्टैक भी खुद का होएगा, बट ऑल द थ्रेड्स ऑफ अ प्रोसेस शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। यानी कि जितने भी थ्रेड है उनका एड्रेस स्पेस एक ही रहेगा। यही डिफरेंस है प्रोसेस और थ्रेड में। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे डेटा को ग्लोबली शेयर करता है, ग्लोबली एक्टिव करता है, जिसके थ्रू मेमोरी इनकी एक ही होती है, इसके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। एंड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ एड्रेस स्पेस, जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेस स्पेस इज शेयरिंग, देयर इज नो प्रोटेक्शन बिटवीन द थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस। यानी कि ये एड्रेस को शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। इनफैक्ट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों नहीं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है, बिकॉज ए प्रोसेस इज ऑलवेज ओन बाय ए सिंगल यूजर। यानी कि अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो एक एज अ सिंगल यूजर का ओन किया हुआ होता है। therefore protection between multiple threads of a process is not necessary। यानी कि अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो मुझे प्रोटेक्शन की नीड होती है, बट मैं थ्रेड की बात करूं तो इसमें मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस तो नीड होती है, बट अलग अलग थ्रेड्स में हमें इसकी नीड नहीं होती है। यही कॉन्सेप्ट थ्रेड के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, सिंगल थ्रेड इस टाइप का होता है, मल्टीपल थ्रेड इस टाइप का होता है। एड्रेस स्पेस इनका एक ही होता है जो कि कॉमनली शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, यानी कि मल्टीपल जॉब्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना। नाम से तो यही समझ में आ रहा है, मल्टीपल प्रोसेसिंग। यानी कि सिस्टम विद टू और मोर सीपीयू हैविंग एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस कॉन्करेंटली। अभी तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास सीपीयू एक ही था, बट मल्टी प्रोसेसिंग से हमें यहाँ पर क्या पता चला है, मल्टी प्रोसेसिंग का हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर हम टू और मोर सीपीयूज को यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल सीपीयू। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर। तो मल्टीपल सीपीयूज आर यूज टू प्रोसेस ईदर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करता है या तो डिफरेंटली बोलते डिफरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होएगा, या फिर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होएगा, सेम प्रोग्राम का होएगा। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, क्रॉस चेकिंग जो भी हम बोल सकते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन बोल सकते हैं। यानी कि सिस्टम ए जा रहा है सिस्टम बी के पास, सिस्टम सी जा रहा है सिस्टम डी के पास, ऐसे भी क्रॉस जो बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं उसे हम। ठीक है, तो इसके टाइप्स एक्चुअली कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग के। तो ये होता है टाइटली कपल्ड होता है, लूजली कपल्ड होता है। टाइटली कपल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बताता है, सिंगल सिस्टम वाइड प्राइमरी मेमोरी शेयर्ड बाय ऑल प्रोसेसर। इसमें क्या रहता है, प्राइमरी मेमोरी एक ही होती है और अलग अलग प्रोसेसर होते हैं, और सारे के सारे प्रोसेसर उसी प्राइमरी मेमोरी को शेयर करते हैं, यूज करते हैं। लूजली कपल्ड में क्या होएगा, सबकी अलग अलग मेमोरी भी होएगी। यही मेन डिफरेंस रहता है। आप लोग डिफरेंस यहाँ देख सकते हैं, सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं एक ही सीपीयू की बात करूं तो वो ऐसे काम करेगा, यानी कि सीपीयू मेन मेमोरी से इंटरेक्ट कर रहा है, सीपीयू इनपुट आउटपुट से इंटरेक्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं मल्टी प्रोसेसिंग की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीपीयू यहाँ पर एक है, सीपीयू यहाँ पर दो है, इसका अलग से इनपुट आउटपुट है, इसका अलग से इनपुट आउटपुट यूनिट है, इसका अलग से, इसका अलग से है, बट दोनों सीपीयू एक ही मेन मेमोरी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोसेसिंग का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैं अगर बात करूं टाइम शेयरिंग की, तो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बताता है, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है रेडी जॉब। रेडी जॉब का मतलब क्या है, जॉब इज रेडी टू एग्जीक्यूट।
यानी रनिंग का मतलब जॉब यहाँ पर ऑलरेडी कोई जॉब चल रही है, या रनिंग का मतलब यहाँ पर जॉब एग्जीक्यूट होती है। ब्लॉक का मतलब क्या है, जो रनिंग जॉब हो रही थी उसको बीच में इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो यहाँ पे आके इनपुट आउटपुट को लेगा, फिर से यहाँ जाएगा और फिर उसको रनिंग करेगा। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, सपोज कि मेरे पास 10 जॉब है मेन मेमोरी के अंदर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब है ना, सपोज कि मैं 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रही हूँ उनको, तो जॉब 10 का नंबर तो काफी लास्ट में आएगा, और सपोज हम मान के चलते हैं कि जॉब 2 और 3 बीच में 1-1 घंटा ले रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो आप सोचो कि जॉब 10 का नंबर कब आएगा। तो टाइम शेयरिंग का मतलब यहाँ पर क्या आता है, जॉब चाहे कितनी भी आ जाए, हम एक जॉब को जैसे कि ओनली 10 सेकंड के लिए चलाएंगे, 10 सेकंड पूरा होते ही जॉब 1 वापस मेमोरी में चले जाएगी और जॉब 2 आ जाएगा, फिर जॉब 2 जाएगा मेमोरी में, 10 जॉब 2 जाएगा सीपीयू के पास, 10 सेकंड के लिए चलेगा, फिर से वो मेमोरी में आ जाएगा। ऐसे ही जॉब 3, फिर जॉब 4, 5, 6, 7, 8, तो ऐसे एटलीस्ट सबके नंबर तो आ गए जो भी टाइम हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही आता है कि हम पर्टिकुलर टाइम के लिए एवरी जॉब को चांस दे, ताकि लास्ट वाली जो हमारी जॉब है वो स्टारवेशन में जाने की इसके चांसेस कम हो जाए, टाइम स्लॉट हम उन्हें अलॉट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है टाइम शेयरिंग के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अगर बात करें एडवांटेजेस की, रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, डेफिनेटली सीपीयू का आइडल टाइम तो रिड्यूस हो ही रहा है, क्योंकि एक जॉब 10 सेकंड के लिए चलेगी और सीपीयू कंटिन्यू उनको एग्जीक्यूट करते रहेंगे करते ही रहेंगे। ठीक है, और इन केस सीपीयू से कोई जॉब इनपुट आउटपुट में जाती है तो नेक्स्ट जॉब रेडी है सीपीयू में आने के लिए और उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इस पे एडवांटेजेस है, प्रोवाइड्स एडवांटेजेस ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टाइम, तो इसमें क्या रहता है, रिस्पॉन्स हमें क्विक मिलता है, डेफिनेटली मिलता भी है, एंड ऑफर गुड कंप्यूटिंग फैसिलिटी टू स्मॉल यूजर, यानी कि जो लास्ट के यूजर्स थे उनको भी एक्सेस, दे आल्सो कैन एक्सेस द देयर जॉब्स इन बिटवीन द टाइम। ठीक है, तो ये बेनिफिट यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का, ये वाला टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। टिल देन आप ये वाला टॉपिक कवर करें, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।